निकुंज एकेडमिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संसद के गठन के बारे में बताऊंगा और इसके शुरुआती जो तत्व हैं उस पर प्रकाश डालूंगा कि कैसे संसद का गठन हुआ। तो इसको थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। भारत की संसद पार्लियामेंट भारत की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है। ये हम सभी जानते हैं कि ये हमारा सबसे सर्वोच्च निकाय है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय व्यवस्था यानी एक राज्यसभा दूसरी लोकसभा। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन लोकसभा एवं राज्यसभा होते हैं। यानी संसद जो हमारा है तीन तत्वों से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने, स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। चूँकि राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च होता है और जितने भी शासन किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति को संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने और स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है। यह नई दिल्ली में स्थित है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी संसद का संचालन किसी न किसी संसद भवन में ही होगा। तो यह नई दिल्ली में है और इसी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही चलती है। राज्यसभा को उच्च सदन एवं लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा चूँकि एक स्थायी सदन है और 6 वर्ष के लिए बना हुआ रहता है और इसमें मनोनीत अप्रत्यक्ष रूप से लोग निर्वाचित किए जाते हैं। दूसरी तरफ लोकसभा, इसमें प्रत्यक्ष रूप से लोग निर्वाचित किए जाते हैं। लेकिन ऐसा ये है कि कोई परिपाटी नहीं है, कोई विधान नहीं है कि इसे उच्च सदन या निम्न सदन कहा जाए। लेकिन राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। उच्च सदन तथा निम्न सदन केवल व्यवहार में कहा जाता है। जी, सिर्फ व्यवहार में है, ऐसी कोई परिपाटी नहीं है। भारतीय संविधान में कहीं भी लोकसभा के लिए निम्न सदन एवं राज्यसभा के लिए उच्च सदन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। लोकसभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा में जनरली हमारे सांसद बैठते हैं जो 5 साल में एक बार चुनाव होता है और उसमें वो चुने जाते हैं, जिनकी अधिकतम संख्या 552 है। यह जो 552 है भारत के सभी राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। यह भी भारत के सभी राज्यों और भारत के 3 संघ शासित क्षेत्रों से लिए जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। अभी भले ही इसमें 543 लिखा हुआ है, लेकिन एक लोकसभा का सीट हमारा खाली है तो उसमें चुनाव हो जाएगा, लेकिन वो 543 ही रहेगा इस पूरे 5 साल के दौरान। और राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। संसदीय शब्द का अर्थ विशेष रूप से एक प्रकार की लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था है जहां सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधियों के हाथ में निहित होती है, जिसे संसद कहते हैं। होता क्या है कि भारतीय जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर संसद में भेजती है और यही संसद में बैठे सांसद देश के बारे में निर्णय करते हैं। संसदीय प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसमें राज्य के शासन में संसद का प्रमुख स्थान है। भारत के संविधान के अधीन संघीय विधानमंडल को संसद कहा जाता है। यह वह धुरी है जो देश की राजनीतिक व्यवस्था की नींव है। बात सही है, संसद जो है राजनीतिक व्यवस्था की नींव है। हर व्यक्ति ऐसा सोचता है कि काश मैं सांसद बनूं और सांसद बनकर देश सेवा करूं। अब थोड़ा सा ये जो संसद है उसके प्राचीन रूप में जाते हैं, उसके इतिहास में जाते हैं और वहाँ से देखते हैं कि इसका स्वरूप कैसे विकसित हुआ।
प्राचीन काल में यूनान में सिटी स्टेट्स अथवा नगर राज्यों में और भारत में वैदिक काल में लोग शासन संबंधी मामलों का फैसला करने के लिए स्वयं मिलकर निर्णय करते थे। मैंने एक उदाहरण बस ले लिया है कि यूनान में एक सिटी स्टेट्स और नगर राज्य की अवधारणा थी, जहाँ पर एक आज के संसद का प्रारंभिक चरण दिखाई देता है, और भारत में वैदिक काल में इसकी एक शुरुआती अवस्था दिखाई देती है। वैदिक काल में सभा, समिति और विदथ नामक संस्था हुआ करती थी। यह हम इतिहास में पढ़ेंगे, चूँकि इतिहास में इसका विस्तृत अध्ययन करना है। लेकिन वैदिक काल में जो ऋग वैदिक काल था और उत्तर वैदिक काल था, उसमें सभा, समिति और विदथ जो संस्था थी, यह निर्णय करती थी और राजा चुनती थी, और कोई भी प्रमुख जो निर्णय होते थे यही समितियां मिलकर करती थी। चोल काल में उत्तर मेरूर अभिलेख से ग्राम प्रशासन की एक विस्तृत अवधारणा दिखाई देती है। चोल काल जो भारत के दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य था, एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। तो उस समय उत्तर मेरूर अभिलेख में वर्णन है कि वहाँ पर एक ग्राम प्रशासन के लिए एक इकाई बनी हुई थी। शिलालेख से पता चलता है कि ग्राम पंचायतों के सदस्य मिलकर किस प्रकार चुने जाते थे। हाँ, उसके बारे में हम लोग विस्तृत विवरण चोल काल में पढ़ेंगे। कहीं कहीं ग्राम पंचायतों के ऊपर एक बड़ी पंचायत भी होती थी, यह उन पर निगरानी और नियंत्रण रखती थी। वो है ना, वो ग्राम, नाडु, बननाडु, इस तरीके से उनकी अवधारणा उस समय होती थी। मध्य युग में सभा और समिति तथा ग्राम पंचायत जैसी संस्थाएं गायब हो गई। जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ, सल्तनत काल और मुग़ल काल के दौरान, तो सभा समिति तो उत्तर वैदिक काल के बाद ही ख़त्म हो गई थी। ग्राम पंचायत की जो एक अवधारणा मुसलमानों के आगमन से पहले तक थी, वो धीरे धीरे इनके समय में गायब हो गई। अंग्रेज़ों के आगमन के बाद 1773 के चार्टर अधिनियम में पहली बार एक विधान परिषद के बीज दिखाई पड़े। जब अंग्रेज़ों ने भारत को अपने कंट्रोल में ले लिया, तो उन्होंने भारत को लूटने के लिए भी एक नई विधि बनाई, और यह एक विधि एक ऐसी विधि थी जो भारत में एक विधान थी। उनके अनुसार एक विधान थी, एक चार्टर अधिनियम था, जिसके द्वारा वो भारत में अपने शासन का विस्तार करना चाहते थे। 1861 में भारतीय काउंसिल अधिनियम आया। इस अधिनियम को भारतीय विधानमंडल का प्रमुख घोषणा पत्र कहा जाता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें पहली बार विधान सभा या विधान परिषद का एक स्वरूप इसमें दिखाई देता है, जिसके द्वारा भारत में विधायी अधिकारों के अंतरण की प्रणाली का उद्घाटन हुआ। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय स्तरों पर विधान बनाने की व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। यानी इस समय ये हुआ कि केंद्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर अंग्रेज और उनके समर्थक लोग एक जगह कहीं किसी भवन में इकट्ठा होते और भारत में अपने शासन को विस्तार देने के लिए कई प्रकार के नियम कानून बनाते थे। ब्रिटिश संसद ने विधान परिषदों में भारत की जनता को वास्तव में प्रतिनिधित्व देने के लिए इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892 को स्वीकार किया। देखिए, इंडियन काउंसिल अधिनियम तब आया जब भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा था, और भारत में उस समय की बहुत सारे सामाजिक लीडर और राजनीतिक जो लीडर थे, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, तो ये लोग लगातार, और ये गोखले, तो ये लोग लगातार अंग्रेज़ों से काउंसिल में सुधार करने के लिए अंग्रेज़ों को ज्ञापन देते थे। इसी के आधार पर यह सुधार किया गया। 1919 में सुधार अधिनियम और उसके अधीन कई नियम बनाए गए। देखिए, 1909 में भी बनाए गए, लेकिन 1919 में चूँकि वो नियम भारतीय संसद के प्रारंभिक स्वरूप में वो ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए मैंने 1919 की चर्चा की।
जिसके कारण केंद्र में भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया, जिसकी चर्चा मैंने एकदम शुरुआत में की थी, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन उस समय इसको विधान परिषद और विधान मंडल कहा जाता था, जिसमें एक थी राज्य परिषद और दूसरी थी विधानसभा। प्रत्येक सदन में अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता था। देश की आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के गणराज्य का संविधान लागू हो गया। संविधान सभा भारत की अस्थाई संसद बन गई। देखिए, भले ही सदस्यों का चुनाव होता था, लेकिन अंग्रेज बराबर अपना बहुमत उसमें बना के रखना चाहते थे। लेकिन जब अंग्रेज चले गए तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, और उस समय जो संविधान सभा थी वह भारत की अस्थाई संसद कहलाई, क्योंकि उस समय भारत में चुनाव नहीं हुआ था, तो उसी को एक अस्थाई संसद मान लिया गया। नए संविधान के तहत पहले आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुए। पहली चुनी हुई संसद, जिसके 2 सदन थे, राज्यसभा लोकसभा, मई 1952 में बनी। जब भारत आज़ाद हुआ तो 1951-52 में चुनाव हुआ और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। फिर पहली लोकसभा मई 1952 में इसी संसद भवन में बैठी, जो दिल्ली में है, और इसी समय राज्यसभा को भी स्वरूप दिया गया। इस समय वर्तमान में 17वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है। चूँकि 17वीं लोकसभा में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और इससे पहले 16वीं लोकसभा में भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। अब आते हैं आगे। अब उसका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि संसद के अंग होते हैं। तो उसमें राष्ट्रपति पर आते हैं। हम इसमें अनुच्छेद की चर्चा नहीं करेंगे। अनुच्छेदों की चर्चा के लिए हम लोग राष्ट्रपति के टॉपिक में जब चलेंगे तब हम बात करेंगे। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, यहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष होगा, मेरे से अ छूट गया है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा के सारे निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन भारत के हर राज्य में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते हैं। भारतीय राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का अंग होता है, पहले भी मैंने इस पर चर्चा की। तथापि वह दोनों में से किसी भी सदन में न तो बैठता है और न ही उनकी चर्चाओं में भाग लेता है। देखिए, संसद में भले ही हमारे सांसद बैठते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रपति संसद का अंग होते हुए भी किसी भी सदन में न तो बैठते हैं और न उनकी चर्चाओं में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन जब भी संसद बैठती है तो राष्ट्रपति ही आमंत्रित करते हैं। वह संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति को ऐसी ताकत है कि वो सत्र को खत्म कर सकता है और लोकसभा को भी भंग कर सकता है। दोनों सदनों द्वारा पास किया गया कोई विधेयक तभी कानून बन सकता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति प्रदान कर दे। देखिए, लोकसभा में, राज्यसभा में किसी भी विधेयक पर बहस हो, लेकिन जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो वो अधिनियम कभी भी एक्ट नहीं बन पाता। तो जब उसको एक्ट बनना होता है तो उसके लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है, तब तक वो विधेयक ही रहेगा। संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो और राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जिसके कारण उसके लिए आवश्यक है कि वह तुरंत कार्यवाही करे, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। हाँ, राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है जैसे कि मान लीजिए संसद नहीं चल रहा है और बहुत ज़रूरी है वो अध्यादेश देश के लिए, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसकी शक्ति एवं प्रभाव वही होता है जो संसद द्वारा पास की गई विधि का होता है।
राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करने के बाद ही कोई चीज़ कानून बनता है। तो जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति के उस अध्यादेश का वही पावर होता है जिस प्रकार संसद पास करके हमें देती है। जब कभी आवश्यक हो तो राष्ट्रपति लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष और राज्यसभा का कार्यकारी सभापति नियुक्त करता है। देखिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च है। जब उनको लगता है कि प्रोटेम स्पीकर की ज़रूरत है और सभापति की ज़रूरत है, तो वो उसे नियुक्त करते हैं। किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति होने की स्थिति में उनकी संयुक्त बैठक बुलाता है। राष्ट्रपति को ही संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है, लेकिन उस संयुक्त बैठक के सत्र की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष सरकार का बजट, जिसे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग अलग आयोग तथा पिछड़े वर्ग आयोग जैसे संवैधानिक प्राधिकरणों के कुछ अन्य प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखवाता है। देखिए, वार्षिक वित्तीय जो विवरण है, जिसे बजट कहा गया है, यह राष्ट्रपति के आदेश पर ही संसद में रखा जाता है। और जब कभी भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कुछ रखना हो, वित्त आयोग को अपनी कोई संस्तुति देनी हो, लोकसेवा संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी कुछ प्रतिवेदन देना चाहते हो, एससी एसटी आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग के कोई भी प्रतिवेदन, सभी राष्ट्रपति के नाम से ही रखे जाते हैं। यदि उसकी राय हो कि आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह सदन के लिए 2 से अनधिक सदस्य मनोनीत कर सकता है। देखिए, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 552। निर्वाचित सदस्य 550 आ सकते हैं। 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय से, वह राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे मामलों के विषय में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्य राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। होता क्या है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 238 होती है, लेकिन टोटल सीट 250 होता है। तो राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से 12 सदस्य मनोनीत करता है। अब आते हैं राज्यसभा पर। राज्यसभा राज्यों की परिषद अथवा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। यह अप्रत्यक्ष रीति से लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि राज्य सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि यह प्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं और इनको लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इनको चुनते हैं। और इनका जो निर्वाचन होता है आनुपातिक पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। संघ में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या ज़्यादातर उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ से राज्यसभा के सदस्य ज़्यादा आएंगे, और जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी वहाँ से राज्यसभा के सदस्य कम आएंगे, और जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ से ज़्यादा आएंगे। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में 31 सदस्य हैं। देखिए, टोटल सदस्य तो 250 हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 20 करोड़ से भी ऊपर है, तो वहाँ से 31 सदस्य चुने जाते हैं। मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा आदि जैसे छोटे राज्यों का केवल 1-1 सदस्य है। और भारत के कुछ ऐसे संघ शासित प्रदेश भी हैं जहाँ से एक भी नहीं चुने जाते हैं, उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे बाद में। संविधान के अनुसार राज्यसभा के 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य तथा 238 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चुने सदस्य होते हैं। इस समय राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इसकी चर्चा मैंने आपको पहले ही कर दी है और कई बार। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और उसे भंग नहीं किया जा सकता। देखिए,
ये भले ही इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन यह स्थायी निकाय है और यह कभी भंग नहीं होता, यह हमेशा याद रखिएगा। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्यों की कार्य अवधि 6 वर्षों की है। उसके सदस्यों में से यथासंभव 1/3 सदस्य प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। होता क्या है कि यह लगातार बना हुआ रहता है, लेकिन 1/3 सदस्य जो है हर 2 सालों पर बाहर हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति, जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि उपसभापति पद के लिए राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से किसी सदस्य को निर्वाचित किया जाता है। उपसभापति राज्यसभा अपने में से किसी एक को चुन लेते हैं, लेकिन जो उसका सभापति होता है, जिसे राष्ट्रपति निर्वाचित करता है, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अब थोड़ा लोकसभा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपुल है। यह निम्न सदन है, व्यवहार में कहा जाता है, लेकिन सबसे प्रमुख सदन यही है। इसे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से चुना जाता है। संविधान में उपबंध है कि लोकसभा के 530 से अधिक सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रीति से चुने जाएंगे और 20 से अधिक सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। देखिए, संविधान में ऐसा लिखा गया है कि अभी तो 552 की बात की गई है, लेकिन है अभी 545, लेकिन ऐसा प्रावधान है कि 530 सदस्य राज्यों से लिए जाएंगे और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से लिए जाएंगे, यानी यूनियन टेरिटरी से लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 से अधिक सदस्य मनोनीत कर सकता है। 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, जिसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। इस प्रकार सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो, ऐसे संविधान में परिकल्पना की गई है। वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर सुनिश्चित की गई है। सन 2026 तक लोकसभा में स्थानों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चूँकि हुआ ये कि उत्तर भारत में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती गई और दक्षिण भारत में जनसंख्या नियंत्रण पर उन लोगों ने ध्यान दिया, तो इस मामले में एक विवाद हो गया कि लोकसभा की सीटें आप बढ़ा नहीं सकते। तो ये तय किया गया कि इस पर चर्चा 2026 में की जाएगी। तब तक 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीट बनी रहेगी। लोकसभा की कार्यावधि निर्धारित है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों द्वारा निर्वाचित हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की और यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स है। जैसे कि भारत में पार्लियामेंट है, उसी प्रकार यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स है। हमारा जो भारत की जो संसद है, वो भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में सदन की कार्यावधि उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्षों की है। 5 वर्षों की अवधि समाप्त हो जाने पर सदन स्वतः भंग हो जाता है। कुछ परिस्थितियों में सदन की पूर्ण कार्यावधि समाप्त होने से पूर्व ही इसे भंग किया जा सकता है। देखिए, होता है क्या है कि हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव होता है, 5 सालों के लिए होता है, लेकिन जब भारत में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसे समय से पूर्व ही भंग किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा। जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, तब संसद लोकसभा की कार्यावधि ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकती है जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं हो। और मान लीजिए अभी भारत का चाइना से, नेपाल से और पाकिस्तान से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से युद्ध चल रहा हो, और मान लीजिए ये परिस्थिति बराबर बनी रहे और संसद को बनाए रखना जरूरी है, तो लोकसभा की कार्यावधि बढ़ाई भी जा सकती है। और उद्घोषणा के प्रवृत्त न रहने के पश्चात किसी भी दशा में उसकी कार्यावधि 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। तो यह भी याद रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक बार में 6 माह से अधिक नहीं बढ़ा सकते, और बढ़ा करके उसको हम अधिकतम 2 बार कर सकते हैं। यह एक मैंने छोटी सी चर्चा आपके सामने रखी है। इसके बारे में हम आगे किसी टॉपिक में विस्तार से पढ़ेंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।